नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा अपनी प्रोटीन की सेकंड क्लास लेके आई हूँ। आप लोग ने इसके पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था कि प्रोटीन क्या है, इसकी खोज कहाँ हुई है, इसमें मतलब क्या क्या होता है बॉडी के लिए, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पोषक तत्वों में कैसा पोषक तत्व है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीव्यू क्लास में बताई हैं। और अगर आपको समझना है तो एक बार आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा और अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, तभी आपको ये आगे की क्लास समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हमने वहाँ तक बताया था कि अमाइनो एसिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इतना बताया था मैंने कि जो अमाइनो एसिड हैं वो जैसे कि दो तरह के गुण वाले पाए जाते हैं, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, अब तक क्या है कि अब तक बहुत सारे अमाइनो एसिड की खोज हो चुकी है, लगभग 300 तरह की। लेकिन क्या है कि हमें उन 300 से क्या मतलब है, 300 400 जो भी मतलब सर्च हुए हैं, लेकिन अब तक एक रिपोर्ट के अनुसार 300 हैं लगभग। तो 3 में क्या है कि हमको पढ़ना कितना है, 20। ठीक है, मतलब कि हमारे लिए सिर्फ 20 अमाइनो एसिड जो ह्यूमन बॉडी को नीड होती है पोषक तत्वों की, वो सिर्फ 20 है संख्या। ठीक है ना, जिसमें से क्या है कि आपके सामने है ये पीपीटी बनी हुई। इसमें क्या है कि सबसे जो बेसिक है हमारा, जो कि जिसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड या आवश्यक अमीनो अम्ल, वो कुल है 10। 20 में क्या है, 20 में जो है 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल हैं। उस 10 में से भी हम 9 को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, अब तक 300 खोज हो चुकी है, लेकिन क्या है ह्यूमन बॉडी के लिए हमारे 20 इंपॉर्टेंट है और इन 20 में क्या है 10 जो है हमारे एसेंशियल हैं। ठीक, तो ये जो हमारे अमाइनो एसिड हैं, जैसे कि सारे पोषक तत्व तो हैं ही बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन जो अमाइनो एसिड है वो क्या करता है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। जैसे मैंने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बताया था ना, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो उसी तरह से प्रोटीन में जो है ये हमारे अमाइनो एसिड यही क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, तब चलिए हम इनको जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये 10 नाम क्या है, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। जैसे कि इसका नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी आपको ये रटना पड़ेगा। सब लोग इसको रट के ही याद करते हैं। हाँ, इसकी ट्रिक भी है, बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रिक आपके लिए कहीं से काम आएगी। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आप क्या है कि इसको रटने पे विश्वास करिए, इसको लिखिए, लिख करके इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो है आर्जिनिन, ठीक है, ये आर्जिनिन, ठीक, और एक है हमारा हिस्टाडिन जो पहला है। ठीक, ये दोनों हैं, तो ये हिस्टाडिन और आर्जिनिन हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, लेकिन क्या है कि इनको हम नॉन एसेंशियल में भी रखते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे अगर देखेंगे तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल ही हैं। जैसे कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए क्या है, ये हिस्टाडिन बहुत ही आवश्यक होता है नवजात शिशुओं के लिए। नवजात शिशुओं के लिए कौन सा अमाइनो एसिड होता है, हिस्टिडिन। ठीक है, और जो हमारा आर्जिनिन है ये क्या है, ये प्रौढ़ों के लिए है, प्रौढ़ों के लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया कि कुल क्या है, अब तक 300 अमाइनो एसिड की खोज हो चुकी है
अमाइनो एसिड क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, ठीक है। एक कड़वा होता है, एक कसैला होता है, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय होते हैं, दो तरह के स्वाद के होते हैं। अब तक 300 की खोज हो चुकी है। ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, 20 जरूरी है, जिसमें से क्या है कि 10 जो है आवश्यक अमाइनो एसिड है। वो 10 कौन कौन से हैं, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। अब इसमें से सवाल कैसे पूछते हैं, जो हमारे सेमेस्टर के बच्चे हैं वो क्या, उनसे पूछा जाता है कि आप जैसे ऑप्शन दे दिया जाता है कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और जैसे कि एक कोई भी दे देगा और अमाइनो एसिड का नाम, इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है या कौन सा अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको याद किए रहोगे तभी आप उसका डिफरेंस कर पाओगे कि कौन सा आवश्यक है और कौन सा आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे याद करना है। याद करने के लिए आप इसे एक कागज पे लिखेंगे और इसको क्या करेंगे कि अच्छे से 2 से 4 बार लिख लिख करके ही पढ़ेंगे, तभी ये याद होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्रिक ले लीजिए, जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में देखा है कि ऐसे लापवट्टम और भी तमाम ऐसे, आपको वो शब्द ही इतने अजीब हैं कि भूल जाएंगे, या याद भी रहें तो भी जो ये हमारे मतलब फर्स्ट वर्ड हैं वो उनसे मैच ही नहीं करते। ऐसे कई सारे वीडियो में मैंने देखा है, तो उन ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, उसको कभी शेयर कर देंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगी कि आप इसको लिख करके, बार बार लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए, अब अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो जैसे क्या है कि 10 जो आवश्यक अमीनो अम्ल के अतिरिक्त 5 क्या है, आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। इसका क्या होता है कि इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसका आंशिक रूप से आवश्यक है, इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है। हाँ, शरीर में नहीं होता है। ये अमीनो अम्ल क्या है, शरीर में कोशिकाओं एवं तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें भोजन के द्वारा ही लेना होता है, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम भोजन के द्वारा ही लेंगे, जिन भोज्य पदार्थों में होंगे जैसे कि थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सीरिन। ये 5 क्या हैं, आवश्यक, आंशिक रूप से आवश्यक हैं, ठीक है। और ये इसके बाद आएंगे अनावश्यक, ठीक है। ये हो गए अनावश्यक, ठीक है। अनावश्यक में हमारे 4 आते हैं, कौन कौन से, एनोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, प्रोलिन और एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है। इसका क्या है, ये शरीर में हमारे जैसे कि जब हमारे शरीर में भोजन होता है और जब क्रियाएं होती हैं तो क्या होता है कि ये स्वतः ही बॉडी में हमारे बन जाता है, ठीक है। तो कुल हो गए हमारे 19, ठीक है, जिसमें हम 19 को ही पढ़ते हैं। बाकी क्या है कि बाकी जो है वो संयुक्त रूप से क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या करते हैं, वो हार्मोन्स है, एंजाइम है, इनका निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अमाइनो एसिड आपको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि उसको लिख के ही रटना है, ठीक ना। कोई भी ट्रिक अगर आपको लगता है कि हाँ यूजफुल है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कभी भी किसी भी ट्रिक से याद नहीं किया है। हाँ, आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जैसे आर्जिनिन है, फिर हिस्टिडीन है, फिर ऐसे मतलब कि उसका नाम अपने सुविधा के अनुसार इधर उधर करके लिख सकते हैं, जो आपको क्रम सही लगे, लेकिन इसको लिख करके ही याद करिएगा, ये ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आपके सामने उपस्थित है ये लिखा हुआ ही कि प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कैसे कैसे प्राप्त होता है और क्या क्या इसका काम है,
ये हम देखेंगे। तो जैसे कि क्लासिफिकेशन में दिया है कि सबसे पहला प्रोटीन कहाँ से हमें प्राप्त होता है। जैसे इसमें क्लासिफिकेशन में ये बताया है कि किस आधार पे कहाँ से हमको प्रोटीन प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणवत्ता के आधार पे हमें प्रोटीन कितनी मिल रही है। तो गुणवत्ता के आधार पे हमें कुल 3 तरह की प्रोटीन मिल रही है। कौन कौन सी? पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। अब उसके बाद प्राप्ति के साधन के आधार पे वानस्पतिक प्रोटीन और प्राणिज प्रोटीन। वानस्पतिक मतलब कि जो हमें पेड़ पौधे और वनस्पति जगत से मिले, और प्राणिज मतलब जो जीव जंतुओं से, और भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे। इसमें क्या है कि जो हमारा मतलब कि उनका जो गुण है, जैसे साधारण, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर कौन कौन सी प्रोटीन है। तो सबसे पहला प्रोटीन क्या है? उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। ठीक है, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन ये क्या होती है? ये सबसे बेस्ट प्रोटीन होती है। ये क्या होता है कि हमें जो मतलब कि दूध, दही, घी, पनीर, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे जो प्रोटीन हमें मिलती है वो होती है पूर्ण या उत्तम प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सभी अमीनो एसिड जो आवश्यक, मैंने बताया है एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, वो सभी इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? अमीनो एसिड सभी उपस्थित होते हैं, और ये दूध, दही, अंडा, मांस आदि में उपस्थित होता है। ये क्या होता है कि उच्च जैविकीय गुण का होता है, और जैसे कि आप इसको जीव जंतु जैसे कि मछली है, मांस है, ये सारी चीजों में भी आप ये पूर्ण प्रोटीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आंशिक पूर्ण प्रोटीन, तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन क्या है? ये जो आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, इसमें क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड की कमी होती है। जैसे कि मतलब सारे रहेंगे लेकिन सिर्फ कुछ की कमी होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? दाल, अनाज, सोयाबीन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो ये उत्तम पूर्ण प्रोटीन है, इसको क्या है? ये जैसे बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं, या फिर जिनका परिश्रम मतलब होता है ज्यादा है, उनको क्या करेंगे? हम उत्तम पूर्ण प्रोटीन देंगे। इससे क्या होता है कि जो भी बॉडी का मतलब टूट फूट है, या फिर कि किसी प्रकार का चोट है, इससे क्या होता है कि ये सही होता है, और बढ़ती उम्र के बच्चों को क्या होता है कि वृद्धि और विकास में सहायता मिलता है। और जो ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, जैसे दाल हो गई, अनाज हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, इन सारी चीजों में मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें जो होती हैं, दाल, अनाज, ये सब प्रौढ़ों के लिए आवश्यक होता है। जैसे प्रौढ़ व्यक्ति है तो उनका शरीर विकसित हो चुका है। विकसित होने के बाद क्या है, उनको प्रोटीन एक मध्यम आवश्यकता में ही जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन की अधिकता होने पे भी दिक्कत होता है। प्रोटीन की अधिकता होने पे क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो आंशिक पूर्ण प्रोटीन है, ये हम प्रौढ़ों के लिए आवश्यक मानते हैं। तीसरा हमारा हो गया अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, हाँ, तीसरा, जैसे कि इसमें मैंने 3 बताया था ना, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो तीसरा क्या है हमारा? अपूर्ण प्रोटीन। तो इसमें क्या है कि ये जो होता है, ये मतलब कि सबसे निम्न स्तर का प्रोटीन होता है। जैसे कि मक्के की जीन, ठीक है, साग, इनमें भी प्रोटीन होता है ना, साग में हो गया, फल में हो गया। तो ये सब क्या है? ये निम्न स्तर की प्रोटीन है। इसको क्या करते हैं? इसको हम अगर सिर्फ इस स्तर का प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए मतलब कि फायदा नहीं करता है, बल्कि क्या होता है, नुकसान हमें पहुंचाता है। लेकिन अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, जो ये प्रोटीन है, ठीक है। तो इस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, जैसे कि जब हम
उत्तम प्रोटीन यानी कि पूर्ण प्रोटीन और आंशिक पूर्ण प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों के साथ मिला करके अपूर्ण प्रोटीन को हम अगर लेते हैं तो क्या होगा, ये भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हो जाएगा या फायदा करेगा। कैसे? जैसे कि अब दही है, ठीक, दही क्या है, पूर्ण प्रोटीन में आएगा, ठीक ना। तो दही को अगर हम खिचड़ी के साथ लेते हैं तो क्या हुआ, दालों में और चावल में आंशिक रूप से प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन उपस्थित है, जबकि हम इसको दही के साथ ले लिए तो क्या हुआ, ये हमारे बॉडी के लिए फायदा कर रहा है। इसके अलावा भी जैसे दाल चावल हो गया, दाल क्या है, ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन है और अपूर्ण प्रोटीन चावल में हो गया, ठीक है। तो उसको जब हमने मिक्स किया तो क्या हो गया, ये एक हमारे लिए अच्छा मतलब हो गया। फिर इसी तरह से हम आगे देखेंगे, ठीक है, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे। तो इसमें क्या है, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो जो साधारण प्रोटीन होता है वो क्या होता है, ये मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि एक जल अपघटन की प्रक्रिया होती है। जल अपघटन मीन्स कि टूटना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोटीन में जल अपघटन की प्रक्रिया होती है या हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है हमारी, वो क्या होती है, वो टूटती है। और कैसे टूटती है, अमाइनो एसिड में। जब प्रोटीन टूटती है तो वो अपने सबसे सूक्ष्म रूप क्या है उसका, अमाइनो एसिड है, इसमें आ जाती है, ठीक है ना। अमाइनो एसिड में टूट जाती है तो क्या होता है, हमें साधारण प्रोटीन प्राप्त होती है। जैसे कि साधारण प्रोटीन में, जैसे कि जब हम क्या करते हैं, जैसे दूध है उसको जब हम पीते हैं तो जब हमारी बॉडी में ये जाता है तो क्या होता है, ये टूटता है या डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो टूटने के बाद क्या होता है, ये अपने अमाइनो एसिड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। लैक्ट एल्ब्यूमिन में चेंज होता है, जो कि एक अमाइनो एसिड बन जाता है और फिर क्या करता है, ये हमारे बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। अंडे का है, गेहूं का है, मक्के का है, मांस का है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये चेंज होते हैं अमाइनो एसिड में और फिर क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को मतलब प्रोटीन प्रदान करते हैं। फिर हो गया संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त मतलब एक के साथ एक मिला हुआ है, ठीक है, इसमें प्लस हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक साधारण प्रोटीन ले लिया हमने, फिर क्या हुआ, ये एक अन्य पोषक तत्व के साथ मिल गया और क्या हुआ, हमारा संयुक्त प्रोटीन बन गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि तमाम उदाहरण हैं कि इसमें जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है कि जैसे कोई भी साधारण प्रोटीन है, कोई भी साधारण प्रोटीन ले लीजिए, ठीक, अब वो क्या हो गया, कार्बन के साथ मिल गया, कार्बन नहीं, कार्बोज के साथ प्लस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें ग्लाइकोप्रोटीन प्राप्त होगा, ठीक है। जब दाल को चावल के साथ मिला देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमें ग्लाइकोप्रोटीन प्राप्त होगा। इसी तरह से क्या है कि जैसे ब्लड है हमारा, ब्लड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। तो जब ये हीमोग्लोबिन, मतलब कि जब ये हिम के साथ मिलता है, साधारण प्रोटीन क्या है, ग्लोबिन, तो जब ये मिला तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड का प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त प्रोटीन। सबसे पहला साधारण क्या हुआ है, जल अपघटन की प्रक्रिया हुई है, यानी कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। इसमें क्या है, अमाइनो एसिड में टूटे हैं। संयुक्त में क्या हुआ है कि कोई भी एक साधारण प्रोटीन और कोई अन्य पोषक तत्व, ठीक है, दोनों मिले हैं तो क्या हुआ है कि ये पोषक तत्व बना है। अब व्युत्पन्न प्रोटीन क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि साधारण और संयुक्त जब दोनों मिलते हैं तब क्या होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है, ठीक है।
अब हमारा हो गया प्राप्ति के साधन के आधार पर। इसमें भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वानस्पतिक जगत और प्राणी जगत। वानस्पतिक जगत से हमें क्या क्या होता है, जैसे जो गेहूं और चावल के पौधे हैं वो भी वानस्पतिक जगत से हैं, ठीक है। तो जो भी हमें जैसे कि वनस्पति से, जैसे कि साग, फल, सब्जी, कंदमूल, ठीक है। इसके अलावा गेहूं, चावल, ठीक, ये जितने भी हम पदार्थ देख रहे हैं इनके माध्यम से हमें जो भी प्रोटीन मिलेगी वो क्या होगी, वो वानस्पतिक जगत से प्राप्त प्रोटीन होगी। और प्राणी जगत से, जैसे कि प्राणी जगत से हम मांस, मछली, अंडा, ठीक है, दूध, दही और दूध, दही, पनीर, ठीक। अब प्राप्ति के साधन के आधार पे क्या हुआ, दो तरह के हुए, वानस्पतिक जगत और प्राणी जगत। इसमें क्या है, साग, फल, सब्जी, कंदमूल, गेहूं, चावल, मक्का, जो भी है, जितने भी हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हुए वो वानस्पति जगत से प्राप्त, और प्राणी जगत से मतलब कि मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर। दूध, दही, पनीर भी क्या होता है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि दूध, दही, पनीर क्या है, ये प्राणी जगत का है कि वानस्पतिक जगत का है। तो हमें क्या समझना है, ये प्राणी जगत का है, क्योंकि गाय से हमें मिलता है ना, तो ये प्राणी जगत का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन की कमी के प्रभाव, ठीक। प्रोटीन की कमी से क्या होता है कि कुछ जैसे कि प्राणों पे क्या होता है, प्राणों का शरीर पूर्ण हो चुका है विकसित, अब उन्हें थोड़े बहुत मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब जो भी हमने खाया पिया वो क्या है, हमारा प्रोटीन क्या है, कलेक्ट होता है। बॉडी हमारी चलती कैसे है, ऊर्जा से। ऊर्जा हमें कैसे मिली, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट हम लेते रहते हैं, वो अधिक मात्रा में हमें मिल जाता है, तो क्या होता है, प्रोटीन हमारा बॉडी में कलेक्ट रहता है। तो जब हमें थोड़ी बहुत उसकी जरूरत होती है तो क्या होता है कि वो हमारे बॉडी पे वर्क करता है, और प्राणों को मतलब कोई ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। वैसे सबके लिए प्रोटीन अच्छा है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि बच्चों का क्या है, ग्रोइंग एज है, उनका हर तरह का विकास हो रहा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो उनको क्या है, उनको सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। जब उन्हें ये नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनमें कुछ रोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन से रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस, ठीक है, क्वाशियोरकर और मरासमस। ठीक है, ठीक है। तो हमको वहां पे तीन तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्वाशियोरकर, फिर मरासमस, और क्वाशियोरकर और मरासमस। और क्वाशियोरकर क्या होता है, ये 1 से 4 वर्ष के बालकों में देखने को ज्यादातर मिलता है। ज्यादातर आप देखेंगे तो 1 से 4 साल के बच्चों में ही क्या है, क्वाशियोरकर रोग देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे जैसे कि जिन्हें माँ का दूध कम मात्रा में मिला है, या उन्हें समय से पहले क्या है कि माँ का दूध छुड़ा दिया गया है, ठीक है, उनको ये क्वाशियोरकर रोग होता है। इसमें क्या होता है, उनका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकला होता है।
आप ज्यादातर बच्चों में ये देखेंगे कि ये लक्षण दिखता है, उनका पेट क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा निकला होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उनके वृद्धि में रुकावट होती है, शरीर में उनके सूजन होता है, ठीक है। पूरी तरह से वो विकसित नहीं हो पाते हैं, और अगर वो होते भी हैं तो भी मेंटली क्या होते हैं, वो थोड़े से कमजोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेंटली कमजोर का मतलब पागल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से भी लिया जाता है कि जैसे बच्चे जब उनको सोशल एनवायरनमेंट में हम भेजते हैं तो क्या होता है कि वो उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है जो एक स्वस्थ बच्चे में होती है। जैसे कि वो चिड़चिड़े हो जाना, ज्यादा भीड़ में घबराहट फील करना, ठीक है ना, ऐसे भी लक्षण होते हैं। ज्यादा इमोशनली वो पावरफुल नहीं होते हैं, चीजों को हैंडल करना उन्हें नहीं आता है। तो ये सारे लक्षण मतलब कि मेंटल हेल्थ के होते हैं, ना कि वो पागल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनका मानसिक परिवर्तन होगा, वो आलसी, सुस्त इस टाइप से रहेंगे और थका थका महसूस करेंगे। जैसे बाकी बच्चे एक्टिव होते हैं, दौड़ के खेलने के लिए निकलते हैं, वो क्या होंगे, वो सोच समझ के जाते हैं, मतलब कि उनको जाना है नहीं जाना है, जैसे होता है ना कि बार बार सो जाना, इस तरह से होते हैं। और उनमें क्या होता है, एनीमिया भी देखने को मिलती है, और उनका जो त्वचा होता है वो थोड़ा सा मतलब कि जैसे बच्चों की स्किन चमकती है, उनकी जो है थोड़ी सी डल होती है, ठीक है ना। ये हमारा क्वासियरकर रोग है जो 1 से 4 साल के बच्चों में देखा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, ये तमाम लक्षण जो मैंने अभी बताया कि सूजन, पेट थोड़ा सा निकला, ऐसे ही होता है। इसके बाद हमारा होता है मरासमस रोग, ठीक है। मरासमस, इसको हम कहीं कहीं पे सुनते हैं सूखा रोग हो जाना, सूखा रोग हो जाना, ठीक है। सूखा रोग क्या है, ये 6 से 18 माह के बच्चों में, ठीक है, 6 से 18 माह के बच्चों में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जैसे कि विकसित नहीं होते हैं, उनके हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, अपेक्षाकृत उनका सर बड़ा होता है, ठीक है। वो उनकी स्किन भी झुर्रियों जैसी होती है, और क्या होता है कि वो उतने मतलब एक्टिव भी नहीं होते हैं, और उनकी बॉडी भी जो है विकसित नहीं होती है। अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से क्या होता है, उनका ग्रोथ कम होता है। अब क्या है, कुछ पिछड़े जगहों पे आप देखेंगे तो आपको वहां के, जैसे कि आप कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो मतलब कि उसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों में दोनों लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वो क्वासियरकर के भी और मरासमस के भी। बच्चों का शरीर सूखा हुआ है, पेट निकला हुआ है, शरीर में फेस पे सूजन है, ठीक है। तो उस हम रोग को क्या कहते हैं, क्वासियरकर मरासमस, ठीक है। ये बच्चों का रोग होता है, ठीक। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसा कि प्रीव्यू क्लास में ही आपने देखा था कि जो है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है, उसका क्या है, उसकी खोज किसने की है, जिरार्ड जोनम मुल्डर, ठीक है ना। उन्होंने 1838 ईस्वी में, वो एक रासायनिक शास्त्री थे, या हम कह सकते हैं कि केमिस्ट थे, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया था, जिरार्ड जोनम मुल्डर ने ही क्या किया था, प्रोटीन का खोज किया था, और उन्होंने बताया था कि एक ऐसा पोषक तत्व है जो क्या करता है, बॉडी में विकास या वृद्धि का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद हमने उसको पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, कैसे जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, कैसे अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने अमाइनो एसिड के नाम पढ़े कि कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं हमारे, ठीक है। तो 10 जो है हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए, और 9 हमारे क्या हो गए, अनावश्यक अमीनो अम्ल हो गए, ठीक। उसके अलावा हमने देखा कि प्रोटीन के प्रकार कैसे कैसे हैं। प्रोटीन हमें 3 प्रकार से मिलता है, कौन कौन सा, ठीक है। प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। पहला गुणवत्ता के आधार पे, प्राप्ति के साधन के आधार पे, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे। गुणवत्ता के आधार पे भी हमने 3 तरह के प्रोटीन देखे, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, ठीक है। प्राप्ति के साधन के आधार पे वानस्पतिक और प्राणी, और भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर साधारण, संयुग्मी और व्युत्पन्न, ठीक है।
इन तीनों को हमने अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था कि ये किन किन चीजों में मिलते हैं। जो भी हमारे उत्कृष्ट किस्म के प्रोटीन है क्या है, वो हमें प्राणी जगत से मिलते हैं। जो हमारे निम्न स्तर के प्रोटीन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वानस्पतिक जगत से मिलते हैं, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासियरकर मरासमस या क्वासियरकर मरासमस रोग होता है, ठीक है। तो ये रही हमारी प्रोटीन की क्लास। पहली क्लास भी देख लीजिएगा और दूसरी भी, और जो भी दिक्कत होगी उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।